हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युतिकी है ना। आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका जो पहला टॉपिक है वो आता है विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि अगर मैं धारा को आई से रिप्रेजेंट करूं तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आपने एक चीज 11th क्लास में जरूर पढ़ी थी कि धारा एक क्या है? मूलभूत राशि। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी आपने साथ पढ़ी थी, याद है आपको? उसी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी धारा। तो आई इज इक्वल टू मैंने कहा डी क्यू बाई डी टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझना, एक तार है तो इस तार में से आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। यदि टाइम, अगर मैं ये कहूं कि टाइम इंटरवल है, मतलब एक टाइम इंटरवल ले लिया मैंने कहा 1 घंटा, मान लो 1 घंटा या 1 मिनट ले लो, 1 सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने ले लिया 1 मिनट ले लिया, ठीक है ना। 1 मिनट में से उस तार में से कितने आवेश प्रवाहित हो जाते हैं? ठीक है, 1 मिनट में। तो अगर आवेश प्रवाह ज्यादा हो रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में मान लो किसी तार में मान लो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। अगर दूसरे तार में अगर हम 10 की पावर 7 मान लो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में धारा किसमें ज्यादा होगी? जिसमें आवेश प्रवाह ज्यादा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आवेश अंतराल, एक समय अंतराल में जितने ज्यादा आवेश प्रवाहित होते हैं, धारा उतनी ही ज्यादा होती है। या ऐसे बोलो कि कम समय अंतराल में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वो धारा को उसी अनुपात में बढ़ा देते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई भाई? टी का मान अगर ज्यादा तो धारा कम, टी का मान कम तो धारा ज्यादा। समझ रहे हो? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने ज्यादा आवेश प्रवाहित होते हैं वो क्या होती है? उतनी ही ज्यादा धारा को इंगित करेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है इसका अगर फॉर्मूला, अगर अपन बोले आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये बहुत ज्यादा गीला है भाई। ठीक है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। अब इसका मैंने कहा यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि। ध्यान देना, दिशा होते हुए भी ये कैसी राशि है? दिशा, इसकी दिशा होती है, होते हुए भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि। याद रखना इस बात को कि कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका मैं बता भी दूंगा कि इसमें दिशा होने के बावजूद भी क्या है, ये अदिश राशि है। और क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए अदिश राशि है। देखो, सदिश योग का नियम आपको मैं याद दिलाता हूं। जैसे मान लो दो तार है और वो एक दूसरे से थीटा कोण पर है, ठीक है, और ये तीसरा तार है। तो मैंने कहा मान लो यहां से I1 धारा आई, यहां से I2 धारा आई, तो इधर कितनी जाएगी? मैंने कहा I1 प्लस I2 धारा जाएगी। अब अगर इस थीटा का मान लो, ये तो थीटा 1 था, अगर मैं मान लो इसको थीटा 2 कर दूं, अगर इसको मैं क्या कर दूं? थीटा 2, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे I1 आ रही है और यहाँ पे I2 आ रही है, तो यहां से कितनी धारा जाएगी? मैंने कहा इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, यानी I1 प्लस I2 ही रहेगा, यानी कि ये इस थीटा पर निर्भर नहीं करती, जबकि सदिश राशि इस थीटा पर निर्भर करती है। याद है कि याद है? आपको याद होगा कि अपन लोग बात करते थे, दो सदिश होते थे, ए सदिश और बी सदिश। उनका परिणामी सदिश अगर उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उसका परिणामी सदिश आर क्या होता था? मोड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ करता था, याद हो तो आपको। तो यानी कि ये मान जो होता था सदिश योग में, वो थीटा पर निर्भर करता था। अगर वो राशि सदिश होती तो इस थीटा के मान पर निर्भर करती, लेकिन विद्युत धारा के में क्या है, ये थीटा पर निर्भर नहीं कर रही। इसीलिए धारा में दिशा होने के बावजूद भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। बोलो याद रखोगे नहीं याद रखोगे? याद रखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है और दिशा होते हुए भी एक अदिश राशि है। ठीक है, कर लोगे? याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद में बात आती है इसका मात्रक। मात्रक अगर मैं बोलूं तो धारा यानी कि कुलाम, डीक्यू का मात्रक क्या हो गया? कुलाम। और नीचे क्या है? समय, यानी कुलाम प्रति सेकंड। क्या होगा? कुलाम प्रति सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। ने इसका मात्रक क्या होता है? कुलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। बोलो याद रखोगे क्या? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद में आता है एक और परिभाषा, ये पूछी जा सकती है वैसे, हालांकि छोटी क्लासेस की परिभाषा है। एक और परिभाषा आती है, वो है धारा घनत्व की। धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे कहते हैं भाई? भाई एक तार है, ठीक है, इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझते हो ना आप लोग, ये वाला पार्ट इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। मान लो इसको मैंने डीएस से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये कितना क्षेत्रफल है, डीएस क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या, धारा घनत्व को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे जो होता है वो क्या होता है, किसी तार में से जब धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से जितनी धारा प्रवाहित होगी वो कहलाते हैं उसका धारा घनत्व। क्या कहा मैंने, किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ, ये क्या कहलाता है, इसका अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उसका धारा घनत्व उतना ही अधिक होगा, या उसे अपन धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर आई अपॉन डीएस, बोलो याद रखोगे इस बात को, ठीक है। इसमें अगर मान लो, अगर यहां पर मैं कहूं कि ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो अपन को इस प्रकार से नहीं दिया हुआ, और मान लो वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से हो रखा है, मान लो इस तार को अपन ने थोड़ा तिरछा काट दिया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार का होगा। ऐसी कंडीशन में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, हमेशा जानते हैं हम क्षेत्रफल की दिशा सतह के लंबवत होगी, यही तो होगी, और धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से। तो अब ऐसी कंडीशन में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रभावी जो क्षेत्रफल होगा वो ये नहीं होगा, ये तो ज्यादा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो प्रभावी क्षेत्रफल कौन सा होगा, मैंने कहा यही तो होगा, अरे प्रभावी क्षेत्रफल तो यही तो होगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो डीएस का इस दिशा में घटक लिया, तो मैंने कहा ये हो जाएगा डीएस कॉस थीटा। अरे ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा, समझ में आई मेरी बात। तो ये डीएस कॉस थीटा होगा। तो अब हमारे फॉर्मूले में जो जे था वो बन जाएगा आई अपॉन डीएस कॉस थीटा, हाँ कि ना। अरे नीचे वाला दिख रहा है क्या भैया, जे बराबर आई अपॉन डीएस कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब मैंने कहा क्या मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि देखना आई बराबर जे डीएस कॉस थीटा, ये भी दिख रहा है, जे क्या है, धारा घनत्व। अब यहां पे क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, कोई दिक्कत, याद रख लोगे, आई बराबर जे डॉट डीएस, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी, क्या जे एक सदिश राशि है, मतलब कि क्या है, जे क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक है ना, यह एक सदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यही होगा क्या, कोई दिक्कत। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी तार में से जब धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा को अपन क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बोलो याद रखोगे, डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया। मैंने दो परिभाषा अभी तक बताई है, विद्युत धारा और धारा घनत्व, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं भैया आराम से, ठीक है ना। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अपवहन वेग, अपवहन वेग। देखो इसको समझना, देखो एक अपने पास धातु है, धातु समझते हैं, मेटल, जैसे लोहा वगैरह जो भी होता है ना, ये मेटल होते हैं। तो जो धातु होती है उस धातु के अंदर मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने पहले चैप्टर में बात की थी, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब कहीं भी, यादृच्छिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मान लो ये अगर धातु है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी इधर उधर जिगजैग पथ में चल सकता है। वो क्या करेगा, जिगजैग पथ बनाएगा और वो कहीं भी रैंडमली मूव कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि अगर मैंने उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है तो वो इधर उधर कहीं भी क्या करेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन अगर मैं उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दूं तो उसके मूव होने की दिशा एक पर्टिकुलर हो जाएगी, एक सर्टेन डायरेक्शन हो जाएगी। आप ऐसा मानो कि
एक धातु है ना, उस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप एक व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हो कि मान लो वो एक व्यक्ति है, ठीक है। और कैसा व्यक्ति है? वो अविवाहित व्यक्ति है, ठीक है। तो वो अविवाहित व्यक्ति के बारे में अगर अपन बात करें तो वो किधर भी जा सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो अविवाहित व्यक्ति कहीं भी रैंडमली इधर उधर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका विवाह हो जाए, विवाह मतलब विद्युत क्षेत्र, अगर उसका विवाह हो जाए तो मान लो अगर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस विद्युत क्षेत्र वो चलेगा जिगजैग पथ में ही, लेकिन अब उसके चलने की दिशा एक निश्चित हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस प्रकार से वो चलेगा, अब उसकी दिशा एक निश्चित है, ठीक है। जब वो निश्चित दिशा है तब उस कंडीशन में धातु में धारा प्रवाहित होती है। अगर वो दिशा निश्चित नहीं है, रैंडमली मूव कर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तभी तो हम कहते हैं ना भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहे हैं, हम कहते हैं कि सर धातु के हम हाथ लगाते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं आता? अगर हमने उसमें करंट का फ्लो करवाया नहीं है, यानी कि विद्युत क्षेत्र उस पर अप्लाई किया नहीं है, तो उसमें करंट नहीं आता। भाई एक पड़ा एक लोहे का सरिया आप उसके हाथ लगाओगे, उसमें करंट नहीं आएगा, उसमें अब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन उसके चलने की दिशा एक निश्चित नहीं है, यानी कि उनकी एवरेज वेलोसिटी उस कंडीशन में 0 बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मतलब कि जब उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता तो ऐसी कंडीशन में वो जिगजैग पथ बनाता हुआ चलता है, और ऐसी कंडीशन में उसका एवरेज वेलोसिटी, इसको चलो मैं v0 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और वो हो जाती है 0। क्या हो जाती है? 0, ठीक है। या फिर इसको v0 से रिप्रेजेंट कर दो, और ये 0 मतलब इनिशियल बोल दिया, मतलब जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है तब ऐसी कंडीशन में उसके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं जिगजैग पथ में, उनका औसत मान क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। परंतु जब हम उस धातु के ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, जब हम उस धातु के ऊपर क्या कर देते हैं? विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, तो उनके चलने की दिशा क्या हो जाती है? निश्चित। निश्चित क्या? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अरे विद्युत क्षेत्र के विपरीत भी तो एक निश्चित ही दिशा हुई ना, तो वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में उस वेग का औसत वेग, जो अपन ने कहा कि उसकी निश्चित दिशा हो जाती है, मान लो विद्युत क्षेत्र अपन ने इधर अप्लाई किया और वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जिगजैग पथ बनाता हुआ इधर मूव कर रहा है, इसकी दिशा निश्चित हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उस वेग का औसत मान क्या कहलाएगा? अपवहन वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। बोलो अपवहन वेग की परिभाषा समझ में आएगी? आप लिखोगे किस तरीके से? मैं एक बार फटाफट से बोल देता हूं, आप पॉज करके लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक मार्ग में गति करते हैं। ऐसे यादृच्छिक मार्ग में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग का मान 0 होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग पथ में मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में उन इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत मान को क्या कहा जाता है? अपवहन वेग कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? लिख लोगे परिभाषा? बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था उस कंडीशन में मैंने v0 कहा, तो ऐसे औसत वेग का मान क्या था? 0। लेकिन जब क्या हो जाता है, उस विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका औसत वेग क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित होंगे? अरे उन इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, बल लगेगा यानी कि त्वरण है वहां पर मौजूद, तो उस त्वरण का मान क्या होगा? भाई हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की या त्वरण A बराबर हो जाएगा F अपॉन M। भाई F बराबर M में होता है कि नहीं होता? F बराबर M होता है, A बराबर F अपॉन M। अब यहाँ पर बल क्या लगेगा भैया? बल मैंने कहा Q ही होता है। भाई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E लगाया है, तो F बराबर क्या होगा? Q इंटू E डिवाइडेड बाई M। अगर यहाँ पे Q की बात करूं तो Q क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो माइनस E, कैपिटल E बाई M, ये आ जाएगा त्वरण का मान, ठीक है। गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण से, नियम से नहीं समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। v एज इट इज, प्रारंभ में मैंने कहा इसका वेग v0 था जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं था,
और ए का मान मैंने कह दिया माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम और टी। ए का मान मैंने समीकरण 1 से रख दिया। ए का मान समीकरण 1 से रखने पर उपरोक्त समीकरण का औसत लेने पर, उपरोक्त समीकरण का औसत लेने पर, जब हम इसका औसत लेते हैं तो यहां पर मैंने कहा दोनों तरफ औसत ले लिया, इजिकल टू इधर भी औसत ले लिया, और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस लगा देते। स्मॉल ई तो है ही भाई, स्मॉल ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका औसत होना लेंगे भाई, ये तो कांस्टेंट चीज है। विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई किया, ये सब वो नहीं होगा, औसत नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी एक नियत है। टी, टी क्या है? समय। समय बदल सकता है भैया, ये समय कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया, इससे टकराया, फिर यहाँ गया, तो ये जो समय चल रहा है ना, ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मान लो यहाँ से आते गया तो T1 समय का, यहाँ पे मान लो T2 समय का। इस तरह जिगजैग पथ में जब चल रहा होता है तो उसका समय जो होता है T1, T2, T3 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं समय का क्या लूंगा? औसत लूंगा। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने कहा भाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में इसका औसत क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये प्रारंभ की बात थी, जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं था तो इसका मान हो गया 0, माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई, और इस समय को हम लोग कहते हैं, औसत समय को क्या कहते हैं? विश्रांति काल। क्या कहते हैं? जहां तो बराबर विश्रांति काल है। क्या है? विश्रांति काल। ये विश्रांति काल क्या होता है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन जिगजैग पथ में चक्कर लगा रहा होता है तो उस पर जब जिगजैग में क्यों लगाता है? क्योंकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उन दो क्रमागत टक्करों के मध्य लग रहे समय के औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। क्या कहा मैंने? कहा ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गया, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के फिर वो इधर मुड़ गया, फिर वो इधर मुड़ गया, इस तरीके से वो टकराता टकराता मुड़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है ना, इस समय के औसत मान को मैंने विश्रांति काल कहा। यानी क्या कहा? दो क्रमागत टक्करों के मध्य लग रहे समय के औसत मान को क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। ये परिभाषा भी लिख लेता। विश्रांति काल की परिभाषा क्या होगी कि भाई इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जिगजैग पथ में यानी कि यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तब उस कंडीशन में दो क्रमागत टक्करों के मध्य लग रहे समय के औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। बोलो, लिख दोगे? ये परिभाषा लिख लेना। ठीक है, और सिंपल सी है, बस इतना ही लिखना है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लग रहे समय के औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास VD आ गया। VD इजिकल टू क्या है? माइनस, मैं मोड ले लेता हूं क्योंकि मुझे दिशा से मतलब नहीं है। ये VD ये माइनस ये बता रहा है कि ये भाई विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे को दिशा से मतलब नहीं है, तो VD ले लिया, स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, अपवहन वेग का फॉर्मूला है। बोलो कोई दिक्कत? फटाफट से नोट कर लो इसको। वेरी गुड, नोट कर लिया। तो देखो आगे, अपवहन वेग के बाद में आएगा अगला टॉपिक मोबिलिटी, यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता गतिशीलता की बात करें, देखो एक धातु, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग गतिशीलता होती है, लेकिन एक धातु है, उस धातु के लिए नियत होती है हमेशा। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और होती क्या है? मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात किसी धातु के लिए सदैव नियत रहता है। किसी धातु के लिए उसके अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत रहता है, उसे उस धातु की गतिशीलता कहते हैं। बोलो, परिभाषा समझ में आ गई क्या? जो मैंने बोला पॉज करके लिख लेना। क्या कहा मैंने कहा किसी धातु की गतिशीलता क्या होती है? उस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात होती है। ठीक है ना, और इसका मान एक धातु के लिए हमेशा नियत बना रहता है। मतलब अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक धातु जैसे लोहा लिया तो उसके लिए नियत होगा, तांबा लिया उसके लिए अलग होगा, लेकिन मान फिक्स होगा। ठीक है ना, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। ठीक, म्यू इजिकल टू अपवहन वेग कितना है? मैंने कहा स्मॉल ई कैपिटल ई टू बाई एम,
और विद्युत क्षेत्र कितना है, मैंने कहा ई, यानी म्यू इज इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, ई से कट गया स्मॉल ई 2/m, ये मेरे पास गतिशीलता आ गई। ठीक है, अगर इसका मात्रा कोई पूछे तो बताते हैं अभी। म्यू का मात्रा क्या होगा, देखो अपवहन वेग, मैंने कहा मीटर प्रति सेकेंड। नीचे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ये इसका मात्रा हो गया वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू वोल्ट, ये इसका क्या है, मात्रक हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, वो भी अपने फॉर्मूला काम में आता है, और वो वैसे मैं बता चुका हूँ, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई होता है ना, तो वीडी बराबर म्यू ही होगा, ये भी याद रहना चाहिए इसी फॉर्म में, वीडी बराबर म्यू इंटू ई, याद रह जाएगा ये बात, कोई दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। ये गतिशीलता की परिभाषा होगी। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक अच्छा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मिटा दो इसको, क्या कहा मैंने, अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध। देखो एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, वैसे डायग्राम अगले टॉपिक में भी काम आएगा। एक मेरे पास चालक धातु है और उसको उसके ऊपर मैंने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, इसके कारण इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान होगा v, ये विभवांतर है भैया, वेग नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और मैंने कहा इसकी लंबाई, जो धातु जो अपन को दे रखा है उसकी लंबाई है l, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a। ठीक है, इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ड्रिफ्ट करेंगे वीडी, मुझे वीडी और वी में संबंध चाहिए। ठीक है, वीडी और वी में संबंध चाहिए, हम जानते हैं। आप चाहो तो पहले इस डायग्राम का, वैसे ये आपसे कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, उसके लिए बता रहा हूं। हम जानते हैं क्या होता है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई 2/m, माइनस का भी नहीं जाऊं, दिशा से मुझे मतलब नहीं है। विभवांतर कहां से आएगा, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र से आएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हम तथा E बराबर होता है V अपॉन L, ठीक होता है। अरे V बराबर E इंटू डी याद है कि नहीं याद है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था। V बराबर सॉरी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, V बराबर E इंटू डी, ठीक है ना, या E बराबर V अपॉन L। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो E बराबर V अपॉन L। अब ये मान रख दूंगा समीकरण 1 में, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, आओ रखते हैं, तो Vd इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखना, Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई, कैपिटल की जगह लिख दिया मैंने V/L, और ये हो गया टो बाई एम। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर विभवांतर के मान को दुगना कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर इसको दुगना करूंगा तो ये भी दुगना हो जाएगा, सिंपल, 1 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग व विद्युत धारा में या धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो देखो किसमें निकालना है, एक तो Vd और I में संबंध निकालना। ठीक, डायग्राम यही है, इस डायग्राम का सबसे पहले विश्लेषण करेंगे,
यहाँ पे ये भी बता देंगे कि भैया धारा जो है वो किस प्रकार से प्रवाहित होगी, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। यहाँ पे मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या करोगे, इसका विश्लेषण कैसे करोगे? भैया मेरे पास एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसको चित्रानुसार बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण चालक छड़ों के सिरों पर विभवांतर V है। इसमें जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो E है। इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वेडी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे और धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चित्रानुसार प्रवाहित होती है। ठीक है, माना, इतना लिखने के बाद में आप लिखोगे माना चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, N हो तो इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर हो जाएगी कैपिटल N अपॉन V। देखो अभी आपको उसका थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, चलो मैं इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ, पहले रफली बताता हूँ आपको इसका डेरिवेशन। भैया हमको क्या करना है, विद्युत अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध चाहिए, यानी कि मुझे I और VD में संबंध चाहिए। मैं I पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। धारा बराबर I इज इक्वल टू हम सब जानते हैं Q अपॉन डेल्टा T होता है। तो ये आवेश प्रवाह की दर dQ by dt। तो आवेश अगर Q है, समय अंतराल dt में प्रवाहित हो रहे तो Q अपॉन डेल्टा T कह दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ से Q का मान निकाल लूं और डेल्टा T का मान निकालूं, मेरा काम हो गया। तो मेरा जो फिलहाल मकसद है, मैं Q और डेल्टा T का मान निकालने वाला हूं, और ये जो काम कर रहा हूं वो Q निकालने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, आओ Q निकालते हैं। Q कैसे निकाले भैया, स्मॉल n बराबर ये मैंने बता दिया, तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू V। V क्या है, आयतन। अरे V क्या है, आयतन। ध्यान से देख लेना, वेग में मैं इस प्रकार से कर रहा हूं और आयतन को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, दोनों में फर्क समझ लेना। ये क्या है, V आयतन। अब मैंने कहा कैपिटल N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n जो है प्रति एकांक आयतन, ये मुझे दी हुई है। ये स्मॉल n जो है वो मुझे दिया हुआ है, मुझे कैपिटल N नहीं दे रखा, इसलिए मैंने कैपिटल N निकाल लिया। यहाँ माना लिखा ना मैंने, स्मॉल n और V क्या हो गया, आयतन। आयतन बराबर किसका आयतन, इस चालक छड़ का आयतन। ऐसी छड़ जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A है और उसकी लंबाई अगर L है तो आयतन हो जाएगा A इंटू L। बोलो हाँ कि ना। अरे यही तो होगा, इसको समीकरण 1 कह दिया। मुझे तो आवेश निकालना है भैया, Q बराबर होता है, Q बराबर क्या होता है, मैंने कहा Ne। अरे Q बराबर क्या होता है, Ne तो होता है। तो Q बराबर अगर Ne होता है तो Q बराबर हो जाएगा स्मॉल n A इंटू L इंटू E। इसको समीकरण नंबर 2 दी गया। बोलो मैंने आवेश निकाल लिया क्या, बिल्कुल निकाल लिया। दूसरा है मुझे समय और निकालना है, डेल्टा T। आओ समय निकालते। अब समय पर कॉन्सेंट्रेट करें। हम समय कैसे निकालें भैया, हम जानते समय बराबर दूरी बटे चाल। हम जानते हैं समय बराबर होता है, समय डेल्टा T बराबर होता है, चलो लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को मैंने लिख दिया डेल्टा T। दूरी कितनी है, मैंने कहा यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, या यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो दूरी होगी L। और चाल है, मैंने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहा है, L अपॉन VD। समझ गए क्या, इसको कह दिया मैंने समीकरण 2। धारा की परिभाषा से, धारा की विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है भैया, विद्युत धारा की परिभाषा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा T। तो I इज इक्वल टू Q कितना है मेरे पास, अरे Q कितना है, ये ना स्मॉल n A L इंटू E डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डेल्टा T इज इक्वल टू L अपॉन VD। अरे ये तो होगा, L से L कट गया, I का फॉर्मूला आ गया NeAVD। ये तो होगा, ये संबंध आ गया। I इज इक्वल टू कितना आ गया, NeAVD। कर लोगे क्या, बहुत अच्छी बात है। मान लो अगले धारा घन तो पूछ दिया, तो धारा घन तो हम सब जानते हैं I अपॉन A होता है। तो I अपॉन A तो क्या बन जाएगा, NeVD बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
मान लो अपने को अगला गतिशीलता की टर्म में पूछता है, तो जे बराबर मैंने कहा एन है, ई है, वीडी बराबर क्या था, म्यू इंटू ई, ये बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, संबंध ये था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एज इट इज फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, अपवहन वेग व धारा में संबंध, और आपको ये फॉर्मूला हर सूरत में याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज के समाचार हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।